अकाउंटेंसी की 6 अगस्त 2020 की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। संयुक्त पूंजी कंपनी की परिभाषाओं में सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं न्यायाधीशों द्वारा दी गई परिभाषाएं। तत्पश्चात विद्वानों या लेखकों द्वारा दी गई परिभाषाओं पर भी हम लोग ध्यान देंगे और फाइनली जो वैधानिक परिभाषाएँ हैं। सबसे पहले न्यायाधीशों द्वारा दी गई परिभाषाएँ। इसमें न्यायाधीश लिंडले जो हैं, इनकी परिभाषा जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनकी जो परिभाषा है ये है कंपनी से अभिप्राय अनेक व्यक्तियों के ऐसे संघ से है। संघ मतलब यूनियन, और संघ माने यूनियन, और अनेक व्यक्ति यानी कि एक से ज़्यादा लोग होंगे, और ये वो लोग होंगे जो मुद्रा या मुद्रा के बराबर की संपत्ति एक सामान्य कोष में जमा करते हैं, जिसे पूंजी आप मान लीजिए। मुद्रा के रूप में पूंजी जमा कर सकते हैं या मुद्रा के बराबर कोई संपत्ति जैसे स्टॉक हो सकता है, कोई फर्नीचर या कोई असेट वगैरह हो सकती है, उसका प्रयोग एक निश्चित उद्देश्य के लिए ये लोग करते हैं। तो इन्हीं लोगों का जो संघ है उसी को आप कंपनी बोलेंगे। तो एक बार फिर से देख लें, कंपनी से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों के संघ से जो मुद्रा या मुद्रा के बराबर की संपत्ति एक सामान्य कोष में जमा करते हैं और उसका प्रयोग एक निश्चित उद्देश्य के लिए करते हैं। तो ये एक अच्छी परिभाषा है। दूसरी जो परिभाषा है वह है न्यायाधीश मार्शल की। कृत्रिम व्यक्ति है कंपनी, जो अदृश्य और अमूर्त है। इट मीन्स यू कैन नॉट सी इट, you cannot even touch it, because the things which are intangible cannot be seen, cannot be touched, right? So company is a kind of invisible and intangible asset, intangible person, right? Invisible and intangible person, जिसका अस्तित्व केवल कानून में मान्य है, यानी कि उसका एग्जिस्टेंस भी कहाँ करता है, केवल कानून में। तो ये दो परिभाषाएं हो गई आपको न्यायाधीशों की। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रसिद्ध लेखकों द्वारा दी गई परिभाषाएं। तो इसमें जो परिभाषाएं आपको एक पढ़नी है वो पढ़ लीजिए, ये वाला प्रोफेसर एल.एच. हैने। प्रोफेसर एल.एच. हैने जो हैं वो परिभाषा इसकी जो देते हैं वो परिभाषा थोड़ा सा अच्छी परिभाषाओं में से एक है। संयुक्त पूंजी कंपनी लाभोपार्जन यानी कि लाभ कमाने के लिए बनाया गया व्यक्तियों का ऐच्छिक, यानी इसमें लोग किसी दबाव से नहीं, अपनी इच्छा से जुड़ते हैं। और संघ यानी यूनियन। अच्छा, ये ऐसा लाभ के लिए बनाया गया लोगों का ऐसा इच्छा से, अब उनकी स्वेच्छा से बनाया गया संघ होगा जिसकी पूंजी हस्तांतरणीय अंशों में, यानी कि अंशों को कोई भी व्यक्ति जिसके नाम से अंश हैं वो किसी अन्य को बेच सकता है, दे सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये अंश कैसे होंगे? ट्रांसफरेबल, हस्तांतरणीय, और ये इनकी पूंजी हस्तांतरणीय अंशों में विभाजित होगी। साथ ही साथ अंशों का स्वामित्व ही सदस्यता की शर्त होगी। यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी में अंशधारी है, यानी कि अंशों को धारण करता है, तो वह व्यक्ति उस कंपनी का सदस्य मान लिया जाएगा। यानी कि अंशों को धारण करना, अंशों का स्वामित्व ही सदस्यता की शर्त है, यानी कि सदस्य होने के लिए उस कंपनी के अंश आपको खरीदना होगा। एक और परिभाषा प्रोफेसर एल.एच. हैने की ही है और ये काफ़ी अच्छी है। इससे थोड़ा अलग बातें बताता है कि विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है कंपनी। इसका पृथक अस्तित्व होता है। पृथक अस्तित्व किससे? सदस्यों से। ठीक है, सदस्यों के जीवन, मरण, एक्सीडेंट, दिवालिया होने या पागल होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कंपनी पे। तो कंपनी का अस्तित्व कैसा होता है? पृथक होता है सदस्यों से, और इसे अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त होता है। अविच्छिन्न उत्तराधिकार का मतलब होता है कि ये जो कंपनी है इसको ये अप्रभावित है किसी भी घटना, दुर्घटना से। मैंने कल बताया था कि हाइड्रोजन बम भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर एक कहीं पे सारे सदस्यों की बैठक हो रही हो, एनुअल जनरल मीटिंग हो रही हो, और उस पर भी अगर अचानक से एक बम गिर जाए और सारे के सारे सदस्य भी मौत को प्राप्त हो जाएं, इवन देन कंपनी जो है वो ख़त्म नहीं होगी। और इसकी एक अपनी सार्वमुद्रा होती है। सार्वमुद्रा का मतलब होता है मुहर, एक सील। ठीक है, कॉमन सील इसे बोलते हैं,
सार्व माने होता है सब पे जो लागू हो, सर्व होता है ना, सार्व उसी से बना है। एक ऐसी मुद्रा जो कॉमन सील है, कंपनी के जितने अफेयर्स हैं उनमें कंपनी की वो सील लगेगी और फिर उस पर जो अधिकृत लोग होंगे वो अपने साइन कर पाएंगे, राइट। तो एक तो ये दो परिभाषाएं प्रोफेसर LH हैने की। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं वैधानिक परिभाषाओं में। वैधानिक वैसे किम्बाल और किम्बाल की एक परिभाषा भी कर लीजिएगा। एक निगम स्वभाव से ही कृत्रिम व्यक्ति है जिसे किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए वैधानिक अधिनियम द्वारा सृजित यानी कि निर्मित या अधिकृत किया गया है, यानी कि उसको ये अधिकार मिले हैं कि वो कुछ काम कर सके। तो किम्बाल और किम्बाल की ये परिभाषा कोई बहुत नई बात नहीं बताती, लेकिन दो राइटर्स की डेफिनेशन के उद्देश्य से किम्बाल और किम्बाल की परिभाषा भी लिख लीजिएगा। दो परिभाषाएं LH हैने की और दूसरा किम्बाल और किम्बाल। फिर बात आती है वैधानिक परिभाषाओं की, तो इसमें भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(20)(1) और उसमें भी पहला, अब देखिए धारा 2 है, फिर उपधारा 20 है, फिर उसमें एक सेक्शन सब सेक्शन दिया गया है और फिर उसका फर्स्ट है। तो कंपनी से तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन निर्मित तथा पंजीकृत की गई कंपनी से है, यानी कि कंपनी कौन कहलाएगी, जो इस अधिनियम के अधीन इसका निर्माण हुआ हो या रजिस्ट्रेशन हुआ हो, या निर्माण हुआ हो और रजिस्ट्रेशन हुआ हो, या किसी विद्यमान कंपनी से है। यानी विद्यमान कंपनी जरूरी नहीं कि वो 2013 अधिनियम के अंतर्गत ही उसका निर्माण हुआ हो, इससे पहले भी तो कई सारे कंपनी अधिनियम चल रहे थे, तो उनके अधीन अगर कोई कंपनी रजिस्टर हुई तो वो इस समय कंपनी विद्यमान है, यानी कि वो इस समय एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्टिंग कंपनी। तो एग्जिस्टिंग कंपनी जितनी हैं वो पहले जो भी कंपनी अधिनियम है उनके अधीन जो उनका निर्माण हुआ है वह भी कंपनियां कहलाएंगी। यानी कि एक तो कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन निर्मित और पंजीकृत, या उससे पहले कोई अगर इससे पहले की किसी कंपनी अधिनियम से कोई पंजीकृत कंपनी है तो वो विद्यमान कंपनी कहलाएगी। तो उसी से तात्पर्य है कंपनी से। तो विद्यमान कंपनी की धारा 3 के ही सेकेंड भाग में इसको स्पष्ट कर दिया गया है। ये धारा 2(20)(1) और उसका फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत परिभाषा दी गई है। विद्यमान कंपनी को धारा 3 में स्पष्ट किया गया है। विद्यमान कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जिसका निर्माण तथा पंजीकरण इस अधिनियम से पूर्व के किसी अधिनियम के अधीन किया गया हो। तो हम बात करते हैं कंपनी की उपयुक्त परिभाषा, एप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या हो सकती है। देखिए, उपयुक्त परिभाषाओं में कोई भी परिभाषा कंपनी की सभी विशेषताओं का समावेश नहीं कर सकती, क्योंकि विशेषताएं बहुत ज़्यादा हैं। फिर भी कोशिश करते हुए एक परिभाषा अगर देनी हो तो व्यक्तियों का एक ऐसा समूह कंपनी कहलाता है जिसका समामेलन किसी निश्चित उद्देश्य से हुआ हो। ये पहली बात है, व्यक्तियों का एक समूह होगा। दूसरा, समामेलन किसी निश्चित उद्देश्य से। तीसरा, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत। चौथा, पूंजी अंशों में विभक्त होगी। पांचवा, सदस्यों का दायित्व सामान्यतः सीमित होगा और सदस्यों से पृथक अस्तित्व होगा तथा स्थायी भी होगा। और इस कंपनी के पास व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए एक कॉमन सील होती है। जैसे एक व्यक्ति अपने सिग्नेचर करता है, ऐसे ही कंपनी की एक मोहर होगी जिसमें कंपनी की बातें लिखी गई होंगी, और वो जहाँ पे भी लगा दी जाएगी वो सील जो है वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल मान लिया जाएगा। जो परिभाषा आपने अभी पढ़ी है इसी के आधार पर इसकी कुछ विशेषताएँ। व्यक्तियों का समामेलित संघ, यानी कि इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, इसमें कुछ लोग जुड़ेंगे एक साथ। ये जो संघ होगा ये पंजीकृत होगा, समामेलित होगा। कम से कम 7 व्यक्ति सार्वजनिक कंपनी के केस में, और निजी कंपनी में कम से कम 2 व्यक्ति मिलकर इस कंपनी का निर्माण कर सकते हैं। कंपनी एक ऐसा संघ है जिसमें एक से अधिक व्यक्ति होंगे और पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। बगैर पंजीकरण के कोई कंपनी या कोई भी व्यक्तियों का संघ कंपनी नहीं हो सकता। एक व्यक्ति की कंपनी, अभी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 और 62, इसमें एक व्यक्ति की कंपनी की धारणा का भी समावेश किया गया। ये क्या होता है आगे बताया जाएगा। कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति, ये विशेषता के तौर पर समझ लीजिएगा। कंपनी जो है वो व्यक्ति तो है लेकिन वैधानिक है। तो विधान कौन बनाता है? मनुष्य। तो कृत्रिम का मतलब क्या होता है? मैन मेड या आर्टिफिशियल। तो कंपनी कैसा है? कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक व्यक्ति है ना, तो ये कृत्रिम व्यक्ति है, क्योंकि इसे जन्म देने वाली कोई माँ नहीं होती है। इसका जन्म जो है वो विधान, कानून के अंतर्गत होता है।
ये एक ऐसा अदृश्य, अमूर्त और निर्जीव व्यक्ति है जिसका ना तो कोई शरीर है और ना ही कोई आत्मा, किंतु इसके अधिकार, कर्तव्य और दायित्व एक समान व्यक्ति की तरह ही होते हैं। कंपनी एक व्यक्ति की तरह क्रय विक्रय कर सकता है, अपने नाम से संपत्ति रख सकता है, बेच सकता है, अपने नाम से अन्य लोगों व संस्थाओं से अनुबंध कर सकता है, अपने नाम से दूसरों पर मुकदमा चला सकता है, साख पत्र अपने नाम से लिख सकता है और प्राप्त भी कर सकता है। दूसरे लोग भी कंपनी के विरुद्ध अपने वाद यानी कि मुकदमे न्यायालय में कर सकते हैं। इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। सभी जो सदस्य होते हैं उनसे इसका एक अलग अस्तित्व है, स्वतंत्र अस्तित्व होता है। सभी दायित्व और संपत्तियां कंपनी के स्वयं के होते हैं, ना कि कानूनी कंपनी के स्वामियों के। कंपनी के सदस्य कंपनी द्वारा किए गए कार्यों के लिए कानूनन बाध्य होते हैं, न ही कंपनी अपने सदस्यों द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है। यानी कि सदस्य कंपनी के द्वारा किए गए समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे, कंपनी सदस्यों के कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। तो कंपनी का अपने सदस्यों से एक पृथक वैधानिक अस्तित्व है, स्थायी अस्तित्व है। अभी पीछे बढ़ा जा चुका है कि सदस्य की मृत्यु, दिवालिया, पागल होने से कंपनी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉमन सील की बात कर रहे थे तो अदृश्य व्यक्ति होने के कारण कंपनी हस्ताक्षर तो कर नहीं पाएगी, इसके हाथ पैर तो होते नहीं। तो क्या होगा कि कानून ने इसे हस्ताक्षर के स्थान पर इसकी सार मुद्रा यानी कि कॉमन सील का प्रयोग करने का अधिकार दिया है। सार मुद्रा एक विशेष मोहर है जिस पर कंपनी का नाम लिखा होता है, जो कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षर का कार्य करती है। प्रलेख, अनुबंध पत्र, इन सभी पे कंपनी की सार मुद्रा लगे होने पर ही उसे रिस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। जिन प्रलेखों को कंपनी के लिए लिखा गया हो किंतु अगर उन पे कंपनी की सार मुद्रा लगी ना हो तो कंपनी को आप उत्तरदायी नहीं सिद्ध कर सकते। हाँ, उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी आप सिद्ध करेंगे जिसके उस पर हस्ताक्षर हैं, कंपनी को नहीं। कंपनी का दायित्व जो होता है वो सीमित होता है, वहाँ तक जितने मूल्य के अंश किसी व्यक्ति ने खरीदे हैं उसका दायित्व वहीं तक होगा, यानी उससे ज़्यादा कंपनी के किसी भी दायित्व के भुगतान के लिए उस सदस्य से पैसा नहीं लिया जा सकता जितना कि अंशों में उसने लगाया हुआ है। ठीक है। हस्तांतरणीय अंश यानी कि आप कंपनी के अंशों को स्वतंत्रतापूर्वक किसी को बेच सकते हैं, कभी भी खरीद सकते हैं। इसके लिए हस्तांतरण के लिए सदस्यों से अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती कि जैसा कि साझेदारी वगैरह में होता है। एक और बात, प्रतिनिधि प्रबंध, रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट। कंपनी में ढेर सारे अंशधारी होते हैं लेकिन वो सारे के सारे कंपनी का मैनेजमेंट नहीं करते। तो क्या होता है कि उन सदस्यों में से चुनाव होता है, चुने गए लोग संचालक कहलाते हैं। संचालक मंडल जो होते हैं वह कंपनी के जो अंशधारी हैं, सदस्य हैं, उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। और जो संचालक होते हैं वो एक प्रबंध संचालक चुनते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर चुनते हैं, जो कंपनी की चीज़ों को करने के लिए उत्तरदायी होता है। कार्यक्षेत्र की सीमाओं की अगर हम बात करें तो दो प्रमुख प्रलेखों में ये बता दिया जाता है कि कंपनी क्या क्या कर सकती है। पार्षद सीमा नियम कंपनी के जो एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करता है, और पार्षद अंतर नियम कंपनी के जो आंतरिक मामले हैं, जैसे किसको कितनी सैलरी मिलेगी, कैसे अपॉइंट करेंगे लोगों को, इंटरनल मैनेजमेंट कैसे होगा, वो सारी बातें पार्षद अंतर नियम में आती हैं। लाभ है तो ऐच्छिक संघ है, लाभ इसमें प्रमुख तत्व है। अगर लाभ नहीं है तो कंपनी नहीं हो सकता। लाभ का विभाजन की अगर हम बात करें तो लाभ सदस्यों में उनके द्वारा खरीदे गए अंश और उन पर लाभांश के रूप में उन्हें मिलता है, यानी कि जितने अंश होंगे ज़्यादा उतना ही उनकी आय लाभांश के रूप में ज़्यादा हो सकती है। कंपनी को समाप्त करने का भी तरीका सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं होता, क्योंकि ये एक वैधानिक व्यक्ति है। कंपनी के समापन की सारी विधियां कंपनी अधिनियम में दी गई हैं। जिस तरह से कानून की प्रक्रिया से इसका जन्म होता है उसी तरह से कानून की प्रक्रिया के द्वारा ही इसका समापन हो सकता है। ध्यान ये रखने की बात है कि कंपनी व्यक्ति ज़रूर है लेकिन ये नागरिक नहीं है। नागरिक होने के नाते आप नागरिक नहीं होने के नाते आप इस व्यक्ति से ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि यह वोट डाले या किसी भी प्रकार के लोकतांत्रिक गतिविधि में हिस्सा ले। तो कुल मिलाकर के आप ये बात समझ गए होंगे। कंपनियों के वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कंपनियाँ समामेलन के आधार पर, दायित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर या अंशों की ट्रांसफरेबिलिटी, हस्तांतरणीयता के आधार पर बांटी गई हैं अलग अलग तरह से। तो समावेलन की विधि के आधार पर अगर कंपनियों की बात करें तो चार्टर्ड कंपनियां पहले हुआ करती थीं जब भारत स्वतंत्र राज्य नहीं था, तो शाही फरमान कोई आता था और उस शाही फरमान के अंतर्गत
उस कंपनी उस संस्था को कंपनी घोषित किया जाता था। ऐसी कंपनियां चार्टर्ड कंपनियां कहलाती थीं। ठीक है, शाही आदेश या राज आज्ञा पत्र के द्वारा। ठीक, इनमें उदाहरण है ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, बैंक ऑफ इंग्लैंड 1664 में, हडसन बे कंपनी 1670 वगैरह। वर्तमान में अब ये कंपनियां, इनका निर्माण ना के बराबर है क्योंकि राजशाही ख़त्म हो चुकी है लगभग हर जगह। वैधानिक कंपनियों की अगर बात करें तो देश में जो भी कानून है, कानून बनाने का जो तरीका है वो संसद के माध्यम से या विधानसभा के माध्यम से, ज़्यादातर संसद के माध्यम से, क्योंकि राष्ट्रव्यापी अगर कोई कंपनी बनती है तो संसद के किसी एक्ट के अंतर्गत उसकी स्थापना होगी। तो कंपनियों की स्थापना संसद या विधानसभा किसी भी विशेष अधिनियम के माध्यम से इनकी स्थापना होती है। इनको वैधानिक कंपनी कहा जाता है। इनकी कुछ विशेषताएं यहाँ दी गई हैं, अगर आप जल्दी से देख लें। राष्ट्रीय महत्व के कार्यों के लिए स्थापना होगी, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इन्हें कार्य करना होगा जिनके अंतर्गत स्थापना हुई है, कुछ विशेष सुविधाएं और अधिकार इन्हें मिलेंगी। सभी वैधानिक कंपनियां सीमित दायित्व वाली होंगी। अपने नाम के अंत में इन्हें लिमिटेड शब्द लिखना अनिवार्य नहीं होता। बाकी सारी कंपनियों को, अगर वो सार्वजनिक कंपनियां हैं तो अपने नाम के आगे लिमिटेड लिखना होता है, निजी कंपनियों को प्राइवेट लिमिटेड लिखना होता है। लेकिन जो कानून के कानून के द्वारा उनका निर्माण होता है, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, ये सब कंपनियां हैं, ये कानून के द्वारा, विशेष अधिनियम के द्वारा स्थापित कंपनियां हैं, इसीलिए इन्हें, इनके नाम के आगे लिमिटेड शब्द नहीं लगता। इसके बाद आता है समामेलित या पंजीकृत कंपनी। भारतीय कंपनी अधिनियम कोई भी 2013 या इससे पहले का, इसके अंतर्गत अगर किसी कंपनी का पंजीकरण हुआ है तो वह समामेलित या पंजीकृत कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड या रजिस्टर्ड कंपनी कहलाएगी। ये बात हो गई कानून के आधार पे। फिर आता है सदस्यों के दायित्व के आधार पे। तो कंपनियां हैं सीमित दायित्व वाली कंपनियां, ऐसी कंपनियां जिनके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, जैसे टाटा मोटर्स लिमिटेड। तो ये भी दो तरह की होती हैं, अंशों द्वारा सीमित और प्रत्याभूति या गारंटी द्वारा सीमित। इसे ध्यान से सुन लीजिए। ऐसी कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लिए गए अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित होता है। व्यवहार में प्रत्येक अंशधारी का दायित्व उस राशि तक होता है जो उसके द्वारा लिए गए अंशों पर चुकाई नहीं गई है। जैसे 100 रुपये वाले अंश हैं और उसने अगर 1000 अंश लिए हैं तो उसका दायित्व 1 लाख रुपये है। और अगर मान लिया अभी तक किसी कारण से उसने 25,000 चुकाए हैं, मान लिया अभी वो अंश पूरी तरह से बेचे नहीं गए, उन पर केवल अभी पहली किस्त या दूसरी किस्त मांगी गई है, तो अभी उसको 75,000 देने का दायित्व है। यहाँ तक कंपनी 75,000 रुपये लेने के लिए उससे स्वतंत्र है कभी भी आवश्यकता पड़ने पर, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लिया जा सकता। तो उसकी सीमा क्या है दायित्व की? 1 लाख मैक्सिमम, और जो बचा हुआ है वो 75,000 है, तो अभी उसका दायित्व 75,000 होगा। ये अंशों द्वारा सीमित कंपनी कहलाएंगी। प्रत्याभूति या गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, इसे ध्यान से सुन लीजिए। इस प्रकार की कंपनी में प्रत्येक सदस्य का दायित्व उस राशि तक सीमित होता है जिसे कंपनी के सदस्य कंपनी का समापन होने की स्थिति में कंपनी के कोष में जमा करने का वचन देते हैं। यानी कि अगर किसी ने कहा कि भाई कंपनी का जब समापन होगा तो हम 1 लाख रुपए जमा करेंगे, बस ये 1 लाख रुपए उसका दायित्व है, यहीं तक उसकी सीमा है। तो उसका सीमित दायित्व कितना हो जाएगा? 1 लाख तक। जो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा उसमें इस बात का उल्लेख भी होगा कि सदस्य अपने ऊपर यह दायित्व लेते हैं कि कंपनी का समापन उनकी सदस्यता के दौरान या उनकी सदस्यता छोड़ने के 1 वर्ष की अवधि के अंदर होगा। अगर तो कंपनी की संपत्तियों के उनके दायित्वों का पूर्ण भुगतान करने में अगर कमी होती है, अपर्याप्त रह जाती हैं संपत्तियों से प्राप्त धनराशि दायित्वों के भुगतान में, तो वह एक निश्चित धनराशि देने के लिए वचनबद्ध होते हैं। ऐसी कंपनियां अंश पूंजी वाली और बिना अंश पूंजी वाली दोनों प्रकार की हो सकती हैं। यानी कि गारंटी द्वारा जो सीमित कंपनियां होती हैं इनमें अंश भी हो सकते हैं और अंश पूंजी नहीं भी हो सकती है। यदि कंपनी अंश पूंजी वाली होती है तो उसके सदस्यों को उसके द्वारा क्रय किए गए अंशों पर बकाया राशि का भुगतान करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त गारंटी की रकम तक दायित्व का वहन करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अंश भी खरीद रखे हैं तो अंश की पूंजी जो अनपेड रकम है वो तो देनी ही पड़ेगी। साथ ही साथ जितनी उन्होंने गारंटी दी है समापन के समय पर धनराशि देने की, वह भी उन्हें देनी होगी। तो इस प्रकार कंपनी के सदस्यों का दोहरा अस्तित्व हो जाता है या दायित्व हो जाता है, यूँ बोलेंगे। प्रायः ऐसी कंपनी की स्थापना लाभार्जन के उद्देश्य से नहीं होती बल्कि शिक्षा, कला, विज्ञान, खेलकूद आदि के विकास के लिए होती है। असीमित दायित्व वाली कंपनियां वो होती हैं जिनमें सदस्यों का दायित्व असीमित होता है। भारत में ऐसी कंपनी
ना के बराबर प्रचलन में हैं। स्वामित्व के आधार पर अगर हम बात करें तो सरकारी कंपनियां आती हैं और उसके बाद में सूत्रधारी, सहायक, इस तरह की कुछ कंपनियां हैं। अब इस तरह की कंपनियों की बात हम करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।